मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। इस सोसाइटी का नाम है चलो देश को सुधारो। कितने करीब करीब साल 2 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि सब लोग मोदी जी का ऊपर टोंट करते हैं कि किसानों की आमदनी डबल नहीं हुई। ये राजीव रंजन जी और कनाट प्रेस में क्या आता है कोई उसका आदमी है एंकर, कहता है जी वहां पर डबल नहीं हुई किसानों की आमदनी। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिशियन तो प्रेडिक्ट करता है, लेकिन वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो तो कोई व्यापारी ही बता सकता है। यहाँ पर कोई सरकार में व्यापारी तो है नहीं, सब पॉलिटिकल की तरह काम करते हैं और सब डंडा मार के चलते हैं। किनको ज्यादा नॉलेज तो बहुत लोगों को कम है, ये मेरा विचार है। मैं गारंटी करता हूँ दुगनी की नहीं, किसानों की आमदनी 3 गुना हो जाएगी 1 साल के अंदर। आप पूछेंगे ये कैसे होगी? मैंने इसके लिए मोदी जी को और जितने उच्च मंत्री है सबको लिखा है, और ये राजीव रंजन जो बहुत अपना बोलता है उसको भी 10 बार लिखा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो इंसान लेटर पढ़ के जवाब नहीं देता वो किसी काम का मेरे हिसाब से नहीं है। उसको चाहिए था मेरे से पूछते कि किसानों की आमदनी तिगनी कैसे होगी। अब मैं सारे देश को बताता हूँ किसानों की आमदनी तिगनी करने का बहुत ही आसान तरीका है। जिस दिन फसल निकलती है, फसल को काटते हैं, उस दिन हर जगह पर रेट 1 रुपए की जगह 4 आने ही होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज 27 रुपए किलो अदरक मिल रहा है। अब अदरक 27 रुपए किलो आज है ना जी, लेकिन जब दिल्ली में आएगा तो किराया लगा के 32-33 रुपए किलो हो जाएगा। उसके बाद में उसको अगर कोई 6 महीने रख ले तो उसका रेट 200 रुपए किलो हो जाएगा। तो अगर किसान के पास जहां उगता है वहां पर कोल्ड स्टोरेज और उसकी प्रोसेस यूनिट फैक्ट्री गवर्नमेंट डाले तो किसान को माल बेचने की जरूरत नहीं है, बैंक उसको फाइनेंस कर देगा। जितने रेट में फसल निकलती है उससे ज्यादा पैसे तो बैंक ही दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 4 से 6 महीने के अंदर इसका रेट 4 गुना हो जाना है। तो वो बाकी पैसे किसान अपना ब्याज कटा के ले ले तो उसकी आमदनी 3 गुना हो गई। किसी को डाउट है किसी फसल वाले को तो मेरे से बात करे, मैं उसको गारंटी करता हूँ। अब आ गया सवाल इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हमारी गवर्नमेंट चाहे तो ये इम्प्लीमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। देश में 2-3 आदमी जिन्होंने लूट लिया है वो हैं अंबानी, अडानी और तीसरा कौन है, एक और है ना, और जो तीसरा आदमी रिच है जिसके पास पैसे हैं उन सबके ऊपर टैक्सेशन का रेट कर दे 60%, क्योंकि इतना हाई इनकम वो क्यों रखेगा। उसको 60% कर दे, लेकिन उसके अंदर प्रोविजन कर दो सीधा कि इनकम टैक्स 10% हो जाएगा अगर वो रुपया ये इन्वेस्ट करेंगे गांव में। गांव में भी कहा, जहां पर रेलवे स्टेशन हो उसके नजदीक, और सीधा आदमी वहां स्टोर कर देंगे। और वेयर हाउस इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि पूरी फसल उसके अंदर जो आ जाए, उसके अलावा अगर और भी हो तो वो भी आ जानी चाहिए। तो इस तरह से जैसे टमाटर फेंकते हैं, नींबू फेंकते हैं, और मैंने देखा सारा करीब करीब प्याज फेंक देते हैं। क्या है, क्यों फेंके प्याज भाई साहब? प्याज तो जो इतना आता है 5 रुपए किलो और बिकता है जब सीजन होता है 100 रुपए किलो, तो क्यों ना 40 रुपए 50 किलो का रेट आ जाए। लेकिन ये जो काम है ये मोदी जी अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अगर चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि उनके तो 2-3 बाजू अच्छे अच्छे हैं जिन्होंने रुपया सारा देश का लूट लिया है। तो अब लूटे हुए रुपये को अपने घर में रखे, ये बड़ा जुल्म है। क्योंकि एक दिन भगवान भी उनका जो रुपया लूटा हुआ है उनको खा जाएगा, क्योंकि रुपया कभी रहता नहीं है। रुपये का काम है घूमना, ऐसे घड़ी की तरह घूमता है, आज आपके पास, कल मेरे पास, कल किसी के पास। इसलिए
अच्छे कर्म करने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को चाहिए एजिटेशन करें, इतनी करें कि गवर्नमेंट को नींद ना आए कि हमारे को हमारे गांव में मशीनरी कोल्ड स्टोरेज लगा के दें। अब जब ये लगाएंगे तो कम से कम हर गांव में 100-200 आदमी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब उसके बाद में क्या होगा, जब वहां प्रोसेस होगा तो ये माल एक्सपोर्ट हो जाएगा। जरा किसी ने सोचा नहीं, आज जो प्याज यहाँ पर 5 रुपए किलो नहीं बिकता, जब प्रोसेस होगा तो ये बिकेगा 100 रुपए किलो। तो देश को कितना प्रॉफिट होगा। इसी तरह से चाइना बड़ा है, यहाँ पर तो चाइना की पॉलिसी सब बातें ही करते हैं, लेकिन चाइना की पॉलिसी को जानते नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट भी नहीं जानती, कोई चीफ मिनिस्टर जानता, क्योंकि मैं हर रोज करीब करीब 8 घंटे टीवी देखता हूँ और टीवी के सारे न्यूज हर चैनल को देखता हूँ, जो एक ही चीज बकते रहते हैं, कोई अच्छा न्यूज नहीं देते। और किसी टीवी चैनल ने आज तक सजेशन नहीं दी कि भाई साहब इतने मर्डर हो रहे हैं, इतने आदमी रोज मर रहे हैं भूखमरी से, इतनी बिल्डिंगें गिर रही हैं, इसका समाधान क्या है। समाधान तो इनको आता ही नहीं है, तो जब आता नहीं है तो फिर न्यूज चैनल देने का फायदा ही क्या है। तो आप समझिए, ये जो टीवी वाले हैं इनको चाहिए अकल दे भगवान इनको, कि ये बोले जैसे बिल्डिंगें गिर रही हैं, 100 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंगें हो गई हैं सारे हिंदुस्तान की, ये सारी गिर जानी है एक एक करके। अब इसके लिए मैंने कम से कम पिछले 5 साल से लिख रहा हूँ, एक रीडेवलपमेंट मिनिस्टर बनाओ फॉर इंडिया, और स्टेट वालों को भी रीडेवलपमेंट मिनिस्टर बनाना चाहिए, और हर पुराने अपना कॉलोनी का, सिटी का नए नए नक्शे बना के दीवारों पे चिपका दो कि भाई साहब ये बिल्डिंगें बन रही हैं, अगर ये बनाएंगे तो काम चलेगा, नहीं तो ये बिल्डिंगें गिरती रहेंगी, आदमी मरते रहेंगे। और जो गांव में सड़कें पड़ी हैं, जहाँ विलेज पड़े हैं, जहाँ पर पानी है, वो तालाब, उसमें आदमी डूबते रहेंगे, मरते रहेंगे, लाशें सड़ती रहेंगी, लोग मर्डर करते रहेंगे। तो इसका भी सफाई होनी चाहिए। ये सफाई तब होगी जब आप इसका गांव को डेवलपमेंट करोगे। गांव का डेवलपमेंट और कोई तरीका नहीं है, और विलेज वालों की आमदनी जो है 3 गुना से क्या 4 गुना भी हो सकती है, और देश का बहुत भला हो सकता है। ये भला तब होगा जब ये राजीव रंजन, जो सारा दिन घूमता रहता है और रात को बोलता है कि बताइए जी, मोदी जी ने बोला था कि किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। अरे तू डबल तो मेरे से पूछना कैसे आई है, मैंने 25 बार तेरे को लिखा है, तू क्यों नहीं बोल रहा ये बात। वो बोलना चाहता ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, वो सिर्फ अपने टीवी को चलाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, काम के चक्कर में कोई है नहीं। मैंने किसी को नहीं देखा, कोई हिंदू मुसलमान के लिए सारे आधा दिन टीवी में खराब करते हैं। ये जितनी आजकल की लड़कियां एंकर हैं, वो क्या नाम है, एबी चैनल में, एबीपी चैनल, न्यूज 24 और जितने न्यूज हैं, सब यही करते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम। अब वो आ गया बगेश्वर प्रसाद, क्या है नाम है, पंडित जी नरेंद्र साहब, तो भैया उसका काम है, आप उसको नहीं चाहते तो मत चाहो, चाहते हो तो हाथ जोड़ो, लेकिन किसी के ऊपर क्यों इतना क्रिटिसिज्म करते हो, आपका क्या लेना देना। देश के लिए क्या करा है, किसी एंकर ने ये नहीं बोला तो पुरानी दिल्ली को बनाओ, किसी एंकर ने ये नहीं बोला कि श्रम को भगाओ। और देखो सबसे ज्यादा कितने गंदे लोग हैं इस मुल्क में। आज मुझे 60-70 साल हो गए हैं और करीब 40 साल से लिख रहा हूँ कि श्रम को बढ़ता जा रहा है, इसे घटाओ और वो खत्म कर दो। लेकिन यहाँ तो सब श्रम वालों को जुआई की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए करते हैं कि उनको वोट चाहिए। अरे वोट लेके क्या करोगे, सबने मरना है, आज नहीं तो कल मर जाना है सबने, ये सोचो और देश को डेवलप करो। मैंने तो देखा ही नहीं दिल्ली को कब डेवलप होगी। दिल्ली इतनी स्लम बन गई है, हर सड़क पे एक झुग्गी झोपड़ी खड़ी हो गई है, दुकानें खड़ी हो गई है, क्योंकि पुलिस वाला कुछ कह नहीं सकता। ये ऑर्डर है अपने स्टेट गवर्नमेंट के या केजरीवाल के, और जितने कोर्ट वाले ऑर्डर देते हैं डिमोलिश कर दो, फिर 10 दिन बाद बोलते हैं स्टे ऑर्डर, अरे डिमोलिश, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है
डिमोलिश कर दो, फिर स्टे ऑर्डर। क्या ये ड्रामा है? ये जुडिशरी है या क्या है? जुडिशरी के अंदर मर्द होते हैं, जो मर्द वही होता है जो अपने जबान दे के दोबारा जबान को वापस ना करे। ये क्या हुआ? जो मर्जी करते जाओ। अरे मां मरते हैं तो मरने दो, लोग होंगे इतने आदमी मर गए चाइना में तो मर जाने दो, लेकिन वो आपकी जगह तो नहीं गंदी करने दे रहा। आप ये इतनी जगह गंदी कर रहे हो दिल्ली में, क्या इंसानियत है? और इसके अलावा मैं बोलूं, हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा धोखा है गरीबों के लिए कि किसी ने गरीबों की जो अनसही कॉलोनी है उनको लिए रीडेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया। अप्रूव कर लो, अरे क्या कर रहे हो? कुत्ते भी नहीं रह सकते उस कॉलोनियों में, लेकिन वहां का रेट क्या है? 2 लाख गज, क्योंकि आपने उसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव कर दिया तो उसको रीडेवलप करो, तब उसको कोई इंसानियत बनेगी। आदमी क्या रहने लायक जगह तो बनाओ। आप सिंगापुर में मुझे एक ऐसा घर दिखा दो तो मैं अपना जो मुझे जुर्माना करना कर देना, लेकिन यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ सारे इतने गरीब, अमीरों अमीर ये चांदनी चौक में, जामा मस्जिद में रहते हैं। क्या वो रहने की जगह है? सच बोलो, ठंडी हवा भी नहीं आती। और हमारी गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। और दिल्ली में तो बेड़ा गर्क हो गया, केजरीवाल वर्सेस बीजेपी, ये लड़ते ही रहेंगे। कब तक लड़ेंगे? ऐसा लड़ाई का क्या कारण क्या है? आपने बीजेपी वालों ने कौन सा सफाई कर दी जो केजरीवाल ने कर दी है? और केजरीवाल ने कौन सा सफाई कर दी? जल बोर्ड में इनके पास था, कोई काम नहीं करा, सारा ओखले में नाले बह रहे हैं। और सिर्फ सबको वोट चाहिए। ये वोट का काम खत्म कराओ और देश के लिए डेवलपमेंट का काम के लिए करो। मिस्टर मोदी जी, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप देश के लिए इतना काम कर रहे हो, मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन अभी मैं ना खुश हूँ। आप लोगों ने सारे व्यापारियों का व्यापार बंद करा दिया। व्यापार इसलिए बंद हो गया, जो काम मेजर था वो ले गया अडानी, अपना अंबानी और जो टाटा, और जो काम नहीं था मार्केट में था वो ले गया जेम वाला। जेम पे कोई आदमी काम नहीं कर सकता। जेम में इतनी बड़ी बदमाशी है, हर चीज 100 रुपए की जगह 500 रुपए की, 400 रुपए की लेते हैं। और वही चीज सब दुकानदारों के पास 100 150 में मिलती है। लेकिन दुकानदार बेचारा क्या करे? वो जेम पे कोट करता है तो उसका कोटेशन आगे चल नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ना अथॉरिटी है कि किससे माल लिया। इसलिए मैंने 50 बार जेम को लिखा है कि तुम चोर बेईमान हो, और वो बेईमान है। और बेईमान बनाने वाला पीयूष गोयल है, क्योंकि उसने, पीयूष गोयल जो मंत्री है, शायद उसको भी हिस्सा मिलता होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि नहीं तो वो सुनता। मैंने इतनी बार लिखा है, आप सुनिए। कोई भी आदमी ये प्रूव कर दे कि उसने लेने जाना बाजार में क्या वोल्टास एयर कंडीशनर, तो वो ये पूछता नहीं है कि ये वोल्टास एयर कंडीशनर कहाँ से बना, किसने बनाया, कहाँ से कंप्रेसर आया, कहाँ से पाइप आया, ये कोई चीज नहीं पूछता। सिर्फ वो पूछता वोल्टास एयर कंडीशनर मॉडल। तो इसलिए जेम के ऊपर भी यह आना चाहिए कि आपने इस माल बेचना है तो उसके ऊपर सिर्फ आप लिखिए, ट्रेडर जो है वो मॉडल के ऊपर कोटेशन दे सके। और यही तरीका है, अमेज़न जो माल बेचता है आप उसको मॉडल ऑफ एसी बोलते हो तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बोलते हैं। एक कंप्रेसर मैंने पीछे देखा, हम लोग 7,500 का दरियागंज में बेचते हैं और इन्होंने 36,000 रुपये का रेट लिखा हुआ था, मिनिमम रेट 36,000 रुपया। मैंने उसको सारा चेक करा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अल्टीमेटली घूम फिर के कंप्रेसर सैमसंग का था या किसी अपना कर्लोसो वालों का होगा, तो उसके ऊपर जो रेट है 7,500 मार्केट प्राइस, इनका 36,000 में ले लिया कि नहीं, क्योंकि ये टेंडर तो मेरे को उन्होंने कोट ही नहीं करने दिया, क्योंकि जैसे ही मैं आगे चला तो ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ था, उसके अलावा अथॉरिटी सर्टिफिकेट। तो इसलिए मेरे पास करीब 4-5 करोड़ का स्टॉक है। मैं रोज रोता हूँ, गवर्नमेंट को कष्ट करता हूँ कि इनका सत्यानाश हो, क्योंकि ये आदमियों ने मेरा माल बिकने नहीं दिया। और जो
जम वाले हर चौथे दिन लेटर लिखते हैं मेरे को, फोन करते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिख के देने को तैयार कि आप भाई साहब आपने टर्म्स एंड कंडीशन जो है पूरी करो और तब माल बिकेगा। अरे मैं कैसे बेच सकता हूँ, मैं तो ट्रेडर हूँ, मेरे को जहाँ सस्ता माल मिलता है, जब कंपनी को रुपए की जरूरत होती है वो बेच जाता है और उसके बाद में हम लोग बाजार में बेचते हैं। अब बाजार में कस्टमर तो आने कम हो गए हैं क्योंकि सारा माल जियो पे बिकता है, कोई अपना अडानी बेचता है, कोई क्रोमो बेचता है, बड़ी बड़ी कंपनी बेचने लग पड़ी है, तो छोटे आदमी क्या करें, दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर मोदी जी यदि ये काम चलता रहा, मैं गारंटी करता हूँ आप इलेक्शन तो जीत जाओगे लेकिन 1925 में के आसपास सारे इंडिया में इतनी लड़ाई झगड़े होंगे आपके ऊपर, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने ये गरीबों के, दुकानदारों को गरीब कर दिया और गरीब के बाद भी उनकी रोटी नहीं चलने दे रहे। वो किराया कहाँ से दें, उन्होंने तनख्वाह देनी है कहाँ से दें, और कंपनी कैसे चलाए, माल कहाँ बेचे, क्योंकि 90% बिजनेस जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट ले गया है, 10% जम खा जो है तो वो ले गया, दुकानदार कहाँ जाए, 1% पे रह गए हैं। आप जरा सोचो, ये देश का भला तब होगा जब एक रीडेवलपमेंट मिनिस्टर बनाओगे, ये जम की पॉलिसी बदलोगे और और पब्लिक का ध्यान दोगे और श्रम को पूरी तरह से भगा दो। जब तक श्रम नहीं भगाओगे आपका भला नहीं होने वाला। ये आप ये मत सोचो ये कहाँ जाएंगे, ये कोई गरीब वरीब नहीं है, जौन से गांव से आए हैं वहीं चले जाए और गांव का डेवलपमेंट करो। गांव में जैसे मैंने बोला करो ताकि किसानों की आमदनी 3 गुना हो जाए, दुगनी तो छोड़ो 4 गुना भी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे और इसके ऊपर एक्शन लोगे। धन्यवाद। जय वंदे मातरम।